जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन केस 9 मई का सत्यानाश करने वाले वकील जनाब सरदार तारिक फरीद गुपांग के चैम्बर में। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूं कि सबसे पहले ये जो आपके कैमरे की स्क्रीन के ऊपर आपकी इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार तारिक फरीद गुपांग साहब। इन्होंने 9 मई के केसेस का जो सत्यानाश किया था वो पूरी दुनिया ने देखा, और उस केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो तमाम जो फैसले हैं जो इन्होंने आर्गूमेंट किए थे 9 मई के केसेस में, जिसमें इमरान खान का अहम तरीन मौक़िफ़ 9 मई में सीसीटीवी फुटेज दरकार करवाई थी जनाब तारिक फरीद गुपांग साहब ने। उस केस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चीफ जनाब इमरान खान साहब को अहम तरीन केस 9 मई के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 मुकदमात में जमानत मिली, और इमरान खान के इस फैसले के बाद, इमरान खान के इस केस के फैसले के बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला दिया था, वो हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं तारिक फरीद गुपांग साहब जो हैं, इनके केस का जो इन्होंने आर्गू किया था, जो केस जीता था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई का पहला मुकदमा जो जीता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का फैसला करवाया, तो उसमें जो इमरान खान की दीगर जमानतें हुई, वो आपके सर जो आपने आर्गूमेंट्स दिए थे, जो आपने फैसला लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद इमरान खान को 8 मुकदमात में जमानतें मिली, और आप तो यूएसए चले गए। उसके बाद पाकिस्तान में एक बाटा रेट चल गया, किसी को 15 साल, किसी को 35 साल, किसी को 10 साल का बाटा रेट 9 मई के मुकदमात में सुनाया गया। अब आप वापस आ चुके हैं, तो सर आपके फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीमों ने आपका फैसला कहीं डिस्कस नहीं किया, सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आपका फैसला डिस्कस हुआ तो जजेस ने उसके ऊपर फौरी तौर पे इमरान खान को इतना बड़ा रिलीफ दिया। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, उन्होंने ना कोई आपकी तरह आर्गो किया है केसेस का, ना उनकी कोई तैयारी होती है, तो बाटा रेट चल रहा है। तो आपने तो एक जो मिथ थी रियासत पाकिस्तान के बयानिया को, उसको वाड़ के रख दिया था। अब आप वापस आ गए हैं। एक तो आप अपने टूर के बारे में बताइएगा, दूसरा ये बताइए, ये जो 9 मई के बकाया मुकदमात हैं, ये अब किस तरीके से ख़त्म किए जा सकते हैं, वर्कर को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, इमरान खान जो है वो कैसे बाहर आ सकते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 केसेस में बेल मिली है, आप देखें वहाँ पे कौन सा प्रेसिडेंट पेश किया गया, कौन से केस की नज़ीर पेश की गई। वी आर वेरी मच लकी। मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं अल्लाह की करम फजल मेहरबानी से, क्योंकि जो हाई कोर्ट से हमने रिलीफ लिया और जो हमने 9 मई के केसेस के अंदर इक्विटल लिया, उसी बेसिस पे सेम टू सेम केसेस पे जो है खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। आल्दो होना तो ये चाहिए था कि सच लाइक केसेस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी खान साहब को वैसे रिलीफ मिलता, क्योंकि अगर आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है जिस प्रेसिडेंट पे, जिस लॉ पे सेम टू सेम वही लॉ एप्लीकेबल होता है खान साहब पे भी, ठीक है। आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एवरी सिटीजन इज इक्वल, और स्पेशली जो लॉ है, लॉ विल बी डेल्ट ईच एंड अदर सेम लोगों के साथ सेम फुटिंग के ऊपर। तो खैर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने हमारे वाले केस को जो है वो प्रेजेंट किया कि देखें जी हाई कोर्ट में जो है वो इक्विटल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इक्विटल के ऊपर खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में बेल मिला। दूसरी बात जो आपने की है, उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें खान साहब के खिलाफ इस टाइम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस हो जिसके ऊपर खान साहब को बिहाइंड द बार बिठाया जाए। जो एटीसी कोर्ट जो है वो ट्रायल करने जा रही है, वो भी आपके सामने है। उस ट्रायल के अंदर जो है वो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उन सारे के सारे केसेस के अंदर देख लें कौन से एलिमेंट हैं, कौन सी कानून जो शहादत है और कौन सी चीजें हैं जो अगेंस्ट हैं हमारे, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन किया है, देखें उसमें बड़ी एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, उस डिसीजन को आप जरा पढ़ें, उस डिसीजन को आप जरा देखें। हाई कोर्ट ने उसके अंदर लिखा क्या है, उन्होंने लिखा कि एटीसी कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ मफरूजों की बेस पे, प्रिजम्पशंस what has been inserted in that judgment that the conviction has been granted on the basis of presumptions। अब प्रिजम्पशन का तो जो खुद हाई कोर्ट के 2 जज लिख रहे हैं
कि प्रिजम्पशन पे आप सजाएं दे रहे हैं। तो ये जो बाटा रेट लगाया हुआ है, मुझे पता चला है, मैं यूएस में था एंड देन जो है वो पता चला है कि सरगोदा से, उसके बाद सियालकोट से, उसके बाद जो है वो पिंडी से, और उसके बाद जो है वो फैसलाबाद से वो बेचारे वर्कर्स को फिर जो है वहां पे एटीसी कोर्ट ने उसी ग्राउंड्स पे, उसी प्रिजम्पशंस पे जो है, और लीडर्स को जो है पीटीआई के, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, इस तरह की जो सजा दी है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इस ज्यादती के ऊपर देखें, मैं ये कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपना नाम तारीख में लिखवाए, और कम से कम ये करे कि अपनी जो जजमेंट, जो पहले से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो पास की है, उसकी ही लाज रख ले। अब जजमेंट मैं बताता हूं आपको, ये बड़ी कैटेगरिकली जजमेंट है। इस जजमेंट का जो पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज है 595, इसके ऊपर जो है 2-3 और जजमेंट भी अभी 2023 और 2024 के अंदर भी आई हैं। वो एक ही बात एक जजमेंट आपके जो फैसला रिसेंटली आपने जो 9 मई के केसेस उड़ा के रखे और उसमें प्रोसिक्यूटर वहां से भागा, और आपने जिस तरीके से उस केस में आर्गो किया, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन जो आपने आर्गो किए थे, जजेस उससे इतने मुतासर हुए, वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई और उसके ऊपर इमरान खान की बेल्स हुई। आप नहीं समझते हैं कि इसी तरीके से ये जो जजमेंट आपके डिसीजन में आई है, जिसमें आपने आर्गो किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कारकुना का जो केस था, तो ये केसेस जो है ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं डिस्कस किए गए? अभी तक वकला ने उस डिसीजन को लेकर आगे तक इस केस को आर्गो क्यों नहीं किए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि चाहिए तो ये कि एक जजमेंट जब पास हो गई है, एक दरवाजा खुल गया है, एक जो मैटर है उसके अंदर इक्विटल आ गई है, एक 10 साल की जो सजा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खत्म कर दी, इक्विटल कर दी, बाइज्जत बरी कर दिया। तो सचलाई केस के ऊपर तो एक प्रेसिडेंट बन गया ना, एक जजमेंट आ गई। तो उस जजमेंट को जो है क्यों नहीं, मुझे समझ में से बालत आ रहा है कि क्यों नहीं उसको नजीर बनाते नीचे जाके ट्रायल कोर्ट के अंदर, या जिस भी जगह पे, चाहे वो फैसलाबाद का केस है, पाकिस्तान के किसी कोने का केस है, तो ये जजमेंट लेके देनी चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए कि ऑलरेडी जो है वो सेम। अच्छा, मजे की बात सुने, एफआईआर जो दर्ज हुई है, उस एफआईआर के अंदर पाकिस्तान के किसी कोने में भी एफआईआर है, उस एफआईआर को आप इस्लामाबाद की जो एफआईआर है, ये वाली 9 मई वाली, इस एफआईआर से आप कंपैरिजन करें, सेम टू सेम नरेशन है, और सेम टू सेम नरेशन हर जगह पे सेम टू सेम है। जब सच लाइक केसेस के अंदर जो है वो इक्वटल हो गया, तो मैं समझता हूं कि ये करना चाहिए, पीटीआई के दोस्तों को भी करना चाहिए कि वही जजमेंट रखें वहां पे, और वो रखें उन जज साहब के सामने या उस कोर्ट में कि जब एक ऑलरेडी वो इक्वटल हो गया। लेकिन सरदार साहब, आपको पता ही है कि वहां पे आप जैसे वकील नहीं पेश होते, बड़े नामी गिरामी वहां वकील पेश होते हैं कि जिस केस में आपने पहला 9 मई का केस था, जो रियासत पाकिस्तान का बयानिया बनाया गया था एक कारकुनान सियासी जमात के खिलाफ, आपने जिस तरीके से उसका तहस नहस फिरा, तो लोगों को तो सबक हासिल करना चाहिए था। आपके आर्गो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जो है वो